कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। कल हम डिस्कस कर रहे थे फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमने कल डिस्कस किया था कि ईवीएस की 6 मेन ब्रॉड थीम है। 6 मेन ब्रॉड थीम में फर्स्ट थीम जो थी हमारी वो थी फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली मतलब परिवार। कल हमने डिस्कस किया कि परिवार कितने टाइप के हैं और आगे हम बात करेंगे नए टॉपिक्स पर। रिलेशनशिप, कल हमारा फैमिली से रिलेटेड रिलेशनशिप एक टॉपिक है जो आपका एनसीईआरटी में दिया गया है और सीटेट में लगभग हर बार एक क्वेश्चन देखने को आता है कि कुछ रिश्ते जो है एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनको मलयालम भाषा में क्या कहेंगे। जैसे कि मदर्स एल्डर सिस्टर यानी कि मौसी। मौसी को क्या कहेंगे हम? वलियम्मा। मौसी को क्या कहेंगे हम? वलियम्मा। किसमें? मलयालम भाषा में। मलयालम लैंग्वेज में हम कहेंगे वलियम्मा। मदर्स मदर यानी कि नानी। नानी को हम क्या कहेंगे? अमूम्मा। क्या कहेंगे हम? अमूम्मा। और फादर्स यंगर ब्रदर। फादर्स यंगर ब्रदर यानी कि चाचा जी। हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या कहते हैं हम? चाचा। तो चाचा को क्या कहेंगे? चिटप्पन। क्या कहेंगे? चिटप्पन। और उनकी वाइफ यानी कि चाची। चाची को क्या कहेंगे? कुंजू अम्मा। क्या कहेंगे? कुंजू अम्मा। तो ये हमारे कुछ रिश्ते हैं जो कि मलयालम भाषा में किसको क्या कहेंगे इससे संबंधित है। तो आप लोग अच्छे से याद करो कि मदर्स की एल्डर सिस्टर यानी मदर की एल्डर सिस्टर कौन होगी? मदर्स एल्डर सिस्टर होगी मौसी। मौसी को हम क्या कहेंगे? वलियम्मा। मदर्स मदर यानी कि मम्मी की मम्मी, नानी। नानी क्या कहलाई जाएगी? अमूम्मा। और फादर्स यंगर ब्रदर मतलब कि पापा के छोटे भाई, वो क्या कहलाई जाएंगे? चिटप्पन। और उनकी वाइफ क्या कहलाई जाएगी? कुंजोमा। ओके। इसके बाद अब हम कुछ और जगह पर किसको क्या बोलते हैं इस बात को डिस्कस करेंगे। जैसे कि लद्दाख में। लद्दाख में क्या बोलेंगे? लद्दाख में बेसिकली हम बोलेंगे इन लद्दाख। लद्दाख में मम्मी को, ठीक है, मम्मी को क्या बोलेंगे? मदर को आमाले। क्या बोलेंगे? आमाले। हम बोलेंगे आमाले, ठीक है। और हम फादर को क्या बोलेंगे? फादर को हम बोलेंगे आबाले। क्या बोलेंगे फादर को? आबाले। आबाले। और ग्रैंडफादर को हम क्या बोलेंगे? मेमेले, ठीक है। ग्रैंडफादर को क्या बोलेंगे हम? मेमेले। तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं कुछ, ये हम लद्दाख में इस तरीके से बुलाएंगे। लद्दाख के लोग जो होंगे वो अपनी मम्मा को क्या कहेंगे? आमाले। और पापा को आबाले। और ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी को क्या कहेंगे? मेमेले। अब इसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं, एक मिनट, इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे कुछ बर्ड्स को, ठीक है। हम किसको डिस्कस करेंगे? बर्ड्स को। हम डिस्कस करेंगे बर्ड्स को, ठीक है। बर्ड्स में बेसिकली आपने देखा होगा कि बर्ड्स के हमें कान नहीं दिखाई देते, बट क्या बर्ड्स के इसका मतलब कान नहीं होते? नहीं, बिल्कुल बर्ड्स के कान होते हैं, ठीक है। बर्ड्स के कान होते हैं। बर्ड्स के कान ऐसे छोटे छोटे होल टाइप में होते हैं जो कि उनके पंखों के नीचे ढके हुए होते हैं, ठीक है। बर्ड्स के जो कान हैं, बर्ड्स के ईयर्स, वो कहाँ पर होते हैं? उनके पंखों के नीचे, जो कि हमें दिखाई नहीं देते और वो उनको सुनने में
मदद करते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो बर्ड्स के पास 2 आईज होती है। ये हम सबको पता है कि बर्ड्स के पास कितनी आईज होती है, 2 आईज होती हैं। और बर्ड जो होते हैं वो एक बार में एक से ज्यादा जगह यानी कि 2 जगह पर फोकस कर सकते हैं। और जब बर्ड एक जगह फोकस करेगा, मान लो बर्ड सामने देख रहा है, तो उसकी उसकी गर्दन जो होगी वो नेक बिल्कुल सेंटर में होगी। और अगर वो 2 जगह देख रहा होगा तो उसकी गर्दन टेढ़ी या इधर उधर देखने को मिलेगी। तो बर्ड्स बेसिकली कितनी जगह फोकस कर सकते हैं, बर्ड्स 2 जगह फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो ईगल, वल्चर एंड हॉक्स, ये कुछ बर्ड्स हैं जो कि इंसान से ज्यादा 4 टाइम्स इनकी देखने की कैपेबिलिटी होती है। कितने टाइम्स होती है, 4 टाइम्स। एक ह्यूमन बीइंग जो है 2 मीटर तक देख सकता है। ह्यूमन बीइंग कितने मीटर तक देख सकते हैं, 2 मीटर्स। ठीक है, 2 मीटर्स, 2 मीटर तक जो है ह्यूमन बीइंग देख सकता है। तो ईगल, वल्चर और हॉक्स ये कितने मीटर तक देख सकते होंगे, 8 मीटर। ठीक है, ये 8 मीटर तक देख सकते होंगे, क्योंकि ईगल, वल्चर और हॉक्स ये कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो हमसे 4 गुना ज्यादा देखने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ बर्ड्स पे क्या होता है, पैटर्न होता है, पैटर्न। अब आप क्रो ले लो या पिजन ले लो, पिजन पे थोड़ी थोड़ी शाइनी शाइनी होता है। पैरेट ले लो तो उनका वो जो पट्टा और जो पंख होते हैं उन फरों पे रेड रेड मार्क होता है। तो इस तरीके से जो आपने पैटर्न देखा वो किसकी वजह से है, वो विंग्स के कारण होता है। किनके कारण होता है, विंग्स के, यानी कि पंख। ऐसे हमने एनिमल्स में बात की थी कि जो उनके हेयर्स होते हैं उसकी वजह से उन पर पैटर्न होता है। तो अब हमने बर्ड्स में क्या देखा कि पैटर्न किस वजह से है, पंखों के कारण है। अब बर्ड्स में हम बात करते हैं उल्लू की। अब हम अगर बर्ड्स में बात करें उल्लू, तो उल्लू के बारे में आपको पता होगा कि उल्लू जो है वो अपनी गर्दन पूरी रोटेट कर लेता है। तो उल्लू इस बात के लिए फेमस है कि उल्लू जो है अपनी पूरी गर्दन रोटेट कर लेता है। और उल्लू जो है दिन में सोता है और रात को जगता है। तो उल्लू जो है वो ज्यादा कलर नहीं देख पाता, ये ज्यादा रंग नहीं देख सकते। ये ज्यादातर किसमें देखेंगे, अगर इनको थोड़ा बहुत दिखाई भी देगा तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई देगा, क्योंकि ये रात को जगते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं मैना की। मैना जो है वो एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है। ठीक है, मैना क्या है, ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से क्या करता है, आगे पीछे। मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है। उसके बाद अब अगर हम बात कर रहे हैं आगे और बर्ड्स की, तो हमारे जो हैं 3 बर्ड्स और इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी की तरफ से। इंडियन रॉबिन जो है ये एक बर्ड है जो कि बहुत सुंदर सा बर्ड है, आप देखना सर्च करके। इंडियन रॉबिन जो है वो अपना घोंसला कैसे बनाता है, वो कुछ स्टैम्स इकट्ठे करके, ट्विग्स, वूल, हेयर, कॉटन, इन सबको इकट्ठा करके, मतलब कुछ टहनियां, ऊन, बाल और कॉटन, इन सब की हेल्प से क्या बनाता है, वो अपना नेस्ट बनाता है। नेस्ट स्टैम, ट्विग्स, वूल, हेयर, कॉटन, इन सब की हेल्प से वो क्या बनाता है, अपना नेस्ट बनाता है। इंडियन रॉबिन जो होते हैं, इनके जो बेबी इंडियन रॉबिन होंगे, मतलब इनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी बीक यानी कि उनकी चोंच कैसी होती है, रेड कलर की, रेड कलर की
होगी। और इंडियन रॉबिन जो होते हैं वो अपने बच्चों को कैसे फीड कराएंगे, वो अपने बच्चों को फीड कराएंगे छोटे छोटे इंसेक्ट उनके मुंह में डालकर, क्योंकि उनकी चोंच खुली हुई होती है और उनकी चोंच कैसी होती है, लाल रंग की। तो उनकी चोंच हमेशा खुली रहती है और ये अपने अंडे कहाँ देंगे, रोड के किनारे, ठीक है, रोड के किनारे पत्थरों के पास, ठीक है। इंडियन रॉबिन जो है वो अपने एग कहाँ ले करेंगे, रोड के किनारे और पत्थरों के पास। अब हम अगर बात करें क्रो की, किसकी बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं क्रो की। जो क्रो है वो अपना नेस्ट बनाता है आयरन वायर एंड वुड से, आयरन वायर एंड वुड से नेस्ट बनाते हैं। और जो ये अपने कहां पर नेस्ट बनाएंगे, हाईएस्ट स्टैम पे। क्रो अपना नेस्ट कहां बनाएगा, हाईएस्ट स्टैम पे। क्रो अपना नेस्ट बनाएगा हाईएस्ट स्टैम पे। अब देखो, अब बात करते हैं कोयल की। कोयल कितना चालाक है, कोयल कितनी चालाक है। कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती, कोयल अपने अंडे कोए के उसमें दे देती है, घोंसले में। कोयल अपने अंडे किसके घोंसले में देती है, कोए के। और कौवा बेचारा इतना मासूम है कि वो कोयल के अंडों को भी अपने अंडे समझ के उनको सेकता रहता है। तो अब उनको वो सेएगा तो कोयल के बच्चे आ जाएंगे। कोयल का घोंसला नहीं था, कोयल ने घोंसला किसका यूज किया, क्रो का। कोयल जीवन में अपना घोंसला नहीं बनाता और क्रो अपना घोंसला इसलिए बनाता ताकि वो उसमें अपने अंडे दे सके। और वो कोयल के बच्चों को अपने अंडे ही समझकर पालते रहते हैं, सेते रहते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर इसको रब कर दूंगी, ठीक है। रब कर दूं। तो इंडियन रॉबिन के बारे में हमने क्या देखा कि इंडियन रॉबिन जो अपने अंडे कहाँ देता है, रोड के किनारे पत्थरों के पास, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्नेक्स की। किसकी बात करेंगे हम, स्नेक्स की। हम बात करेंगे स्नेक्स की। जो स्नेक्स हैं वो हमारे इंडिया में 4 तरीके के पॉइजनस स्नेक हैं। कितने तरीके के, 4 तरीके के पॉइजनस स्नेक्स, ठीक है। पहला कोबरा, दूसरा कॉमन कैरट, तीसरा रसेल्स वाइपर, चौथा सॉ स्केल्ड, वाइपर। ठीक है, रसेल्स वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर, कोबरा और कॉमन कैरेट, ये क्या है, हमारे इंडिया में 4 पाए जाने वाले पॉइजनस स्नेक है। अब कोबरा को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, नाग। इसको हिंदी में बोलते हैं कुरेत, ठीक है। ये हिंदी वाले कंफ्यूज मत होना, मैं लिख रही हूँ साथ साथ हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दुबोइया, दुबोइया। और सॉ स्केल्ड यानी कि अफाई, ठीक है, इसको हम अफाई बोलते हैं, सॉ स्केल्ड वाइपर को। तो ये जो 4 हैं वो इंडिया में क्या है, पॉइजनस स्नेक है, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। और जो आपने देखा होगा कि सांप किसी को अगर डसता है तो वो ऐसे 2 निशान छोड़
छोड़ देता है। तो ये जो होते हैं उनके टू होलो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं इन दांत को हम क्या कहते हैं, टू होलो फ्रेंड्स। इनके ही द्वारा वो किसी भी पर्सन की बॉडी में जहर छोड़ते हैं। जहर एंटर होता है किसके द्वारा, इन दो फ्रेंड्स के द्वारा, ठीक है। अब हमने देख लिया कि इंडिया में कितने तरीके के पॉइजनस स्नेक हैं, 4 तरीके के। कौन कौन से, कोबरा, कॉमन कैरेट और रुसेल्स वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर, हिंदी में नाग, कुरैत, दुबैया, अफाई। अब हम बात करेंगे प्लांट्स की। किसकी बात करेंगे भाई, प्लांट्स की। अब हम बात करेंगे प्लांट्स की। प्लांट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे खेजड़ी। खेजड़ी जो है ये एक जगह का नाम है और खेजड़ी एक पेड़ का भी नाम है। तो खेजड़ी विलेज जो है वो कहां पर है, राजस्थान में। कहां पर है, राजस्थान में, नियर जोधपुर। कहां पर है, नियर जोधपुर। राजस्थान में खेजड़ी विलेज जो हैगा कहां पर, और जोधपुर के पास। वहां पर क्या पाया जाता है, खेजड़ी ट्री, ठीक है। वहां क्या पाया जाता है, खेजड़ी ट्री। अब खेजड़ी ट्री के बारे में और बातें हैं कि जो खेजड़ी ट्री है 300 साल पहले, अबाउट 300 years ago, 300 साल पहले क्या हुआ था, जो वहां पर हाउसेस वगैरह बने थे वो खेजड़ी ट्री की मदद से बनाए गए थे, ठीक है। घर बनाए गए थे किसकी मदद से, खेजड़ी ट्री की मदद से। क्यों, क्योंकि जो ये वाला जो खेजड़ी ट्री है इसमें इंसेक्ट्स वगैरह नहीं लगते। क्या नहीं लगते, इंसेक्ट्स, कीट पतंगे नहीं लगते, ठीक है। खेजड़ी ट्री का इस्तेमाल करके इसलिए 300 साल पहले घर बनाए गए थे। कहां पर, खेजड़ी विलेज में। अब हम अगर आगे देखें तो खेजड़ी विलेज के लोगों को क्या कहते हैं, खेजड़ी विलेज के जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, बिश्नोइज। ठीक है, खेजड़ी विलेज के लोगों को बिश्नोइज कहते हैं। और जो खेजड़ी विलेज है उसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप लोगों को पता है कि राजस्थान में वैसे भी क्या है, पानी की कमी। तो खेजड़ी ट्री ऐसा ट्री है जिसको कम पानी चाहिए होता है और इसकी लकड़ी में कीट पतंगे इसलिए नहीं लगते। और ये जो है खेजड़ी विलेज में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, खेजड़ी विलेज में। अब हम आगे बात करेंगे लीची। ये खेजड़ी ट्री आप समझ गए, अब हम इसके बाद चलते हैं लीची की तरफ। लीची जो है वो हमारा पाया जाता है बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में, सॉरी मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। कहां पर, बिहार में। यहां पर एक गांव है बोचाहा, ठीक है, को क्या नाम है, बोचाहा। इस गांव में बहुत ज्यादा क्या उगाई जाती है, लीची की खेती की जाती है।
जो कि मधुमक्खियों को भी अपनी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। मधुमक्खियों को क्या करती है? आकर्षित करती है लीची के पेड़, क्योंकि इनसे बहुत सुंदर सी स्मेल आती है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे बनियन ट्री। बनियन ट्री आपने देखा होगा कि उसमें कुछ हैंगिंग रूट्स होती हैं। ठीक है, बनियन ट्री में क्या होता है? हैंगिंग रूट्स होती हैं। तो वो हैंगिंग रूट्स सिर्फ बनियन ट्री में पाई जाती हैं। एक बनियन ट्री हमारा ऐसा पेड़ है जिसमें ऊपर से जड़ें लटकती हुई हमें दिखाई देती हैं। बनियन ट्री तो सबने देखा होगा ना, इस तरीके से होता है, ये यहां से ऐसे ऐसे। ठीक है, ये क्या है हमारा? बनियन ट्री। इस तरीके से उनकी हैंगिंग रूट्स होती हैं जो कि बनियन ट्री में पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे डेजर्ट ओक के बारे में। ठीक है, इसके बारे में डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक, डेजर्ट ओक जो है ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और इसकी जो रूट है वो 30 मीटर तक गहरी होती है। ठीक है, इसकी रूट कितनी गहरी होती है? 30 मीटर तक। ये इसकी हाइट, डेजर्ट ओक की हाइट कितनी होती है? जितना आप लोगों का क्लासरूम होता है उतनी जो है डेजर्ट ओक की हाइट होती है। हाइट कितनी होगी? हाइट होगी आपके क्लासरूम जितनी। ठीक है, हाइट कितनी होगी? क्लासरूम जितनी। अब अगर हम आगे बात करें कि इसको जो है ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, और ना आप लोगों को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं इसके तले में पानी स्टोर हो जाता है, इसके स्टैम में यहाँ पानी स्टोर हो जाता है और वो पाइप डाल के पानी निकालते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें कितनी मीटर तक है नीचे? 30 मीटर तक। 30 मीटर तक जो है इसकी जड़ें धरती में नीचे पाई जाती है। तो ये ग्राउंड वाटर से कनेक्ट हो जाती है, इसलिए इसकी यहाँ ट्रंक में, सॉरी इसके ट्रंक में क्या मिलता है? वाटर, जिसको पाइप द्वारा वहां के लोग निकाल कर यूज करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम डेट। डेट यानी कि खजूर। डेट मतलब खजूर। ये हमारा पाया जाता है आबू धाबी में। कहाँ पाया जाता है? आबू धाबी। और वहां क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो वहां का जो एनवायरमेंट है, क्लाइमेट है, वो इस तरीके का है कि इसके लिए सुटेबल कंडीशन देता है। ये कहाँ पाया जाता है? आबू धाबी में। अब हमारे कुछ पौधे होते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस प्लांट्स। कार्निवोरस प्लांट्स का मतलब है शिकारी पौधे। शिकारी पौधे से आप समझ सकते होंगे कि ये कुछ क्या करते हैं? शिकार करते हैं। वैसे भी कार्निवोरस क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। तो शिकारी पौधे का मतलब है जो छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं। क्या करते हैं ये कार्निवोरस? ईट स्मॉल एनिमल्स। ये छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? नेपेंथिसिस। क्या है एग्जाम्पल? नेपेंथिस। नेपेंथिस। ठीक है, अब
घड़े शेप का होता है, इसके ऊपर एक ढक्कन सा होता है। ये बहुत सुंदर क्या प्रोवाइड करते हैं, स्मेल प्रोवाइड करते हैं। इसकी स्मेल से जो है आकर्षित होके, अट्रैक्ट होके जो कीड़े मकोड़े हैं वो इसके पास आते हैं, फ्रॉग आते हैं, और ये क्या करता है, ये ढक्कन खुला होता है और फिर ये ढक्कन बंद, ये एनिमल्स को खा जाता है। कौन से एनिमल्स को, स्मॉल एनिमल्स को। ये हमारा कहाँ पाया जाता है, और ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, और भारत के मेघालय राज्य में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, भारत के मेघालय। मेघालय आप सबको पता है ना कहाँ है, ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में स्टेट है मेघालय। तो ये जो निपनथीस प्लांट है वो कहाँ पर पाया जाता है, मेघालय में। अब इसके बाद अगर हम बात करें पी प्लांट, पी प्लांट की जो डिस्कवरी थी या खोज थी वो किसने की थी, ऑस्ट्रिया के ग्रेगर मेंडल ने। किसने, ग्रेगर मेंडल। ऑस्ट्रिया के ग्रेगर मेंडल ने की थी किसकी खोज, पी प्लांट की। आप सब इसको नोट कर लीजिए या फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेजिटेबल्स को। किसको डिस्कस करेंगे, वेजिटेबल्स को। वेजिटेबल्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेजिटेबल्स जो हैं हम खाते हैं, ठीक है, बट वो आई कहाँ से हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि कुछ वेजिटेबल्स कहाँ से आई है। मिर्ची जो है वो पुर्तगाल देश के व्यापारी जब वो व्यापार करने आए होंगे तो वो दक्षिण अमेरिका से बीज अपने साथ लेकर आए। हो सकता है उनके कपड़ों में चिपक कर आ गया हो, कैसे आया हो, तो मतलब जो मेन हरी मिर्ची का बीज था वो कहाँ से आया, मिर्ची का बीज, वो मिर्ची का बीज आया दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका कौन लेकर आया, और पुर्तगाली देश के व्यापारी। कौन लेकर आया, पुर्तगाली देश के व्यापारी मिर्ची लेकर आए कहां से, दक्षिण अमेरिका से। अब भिंडी और कॉफी, भिंडी और कॉफी जो थी वो हमारे देश में कहां से आई, अफ्रीका से। कहां से आई, अफ्रीका। क्या आई, भिंडी और ये भिंडी और क्या आया, कॉफी। देखते हो ना, कॉफी ऐसी होती है। तो भिंडी और कॉफी कहां से आई, अफ्रीका से आई। और गोभी मटर, गोभी और मटर कहां से आई हमारे देश में, गोभी और मटर, यानी कॉलीफ्लावर और पीस कहां से आए, यूरोप से। गोभी और मटर कहां से आए, यूरोप से। सोयाबीन जो थी वो पहले चीन से अमेरिका गई और फिर उसके बाद हमारे देश में आई। क्या, सोयाबीन। सोयाबीन पहले कहां गई,
भारत। ठीक है। और अब बैंगन, मूली, सेब, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, ये सब क्या है? मेथी, टिंडा, ये सब हमारे ही देश की पैदावार है। ठीक है। मतलब हमारे ही देश में सारी चीजें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी? बैंगन, मूली, सेब, करेला, केला, मेथी, परवल, पालक, संतरा, बेर, आम। ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे क्रॉप्स की। किसकी? क्रॉप्स यानी फसल। ठीक है। किस बात? मैं साथ साथ हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं क्रॉप्स, फसल के बारे में हम बात करेंगे। फसल में आपने देखा होगा जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन यानी कि जूम की खेती। मैं इसको मिटा देती हूँ, अगर नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। ये क्या है? जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन यानी कि जूम की खेती। अब हमारी जो जूम की खेती है वो कहाँ होती है? मेघालय में। कहाँ होती है? मेघालय में। अब जूम की खेती कैसे होती है? देखो, हम क्या करते हैं जूम की खेती में, कुछ टाइम जो है फसल काट देते हैं। फसल काटने के कुछ समय तक या कुछ साल तक हम उस जमीन को यूं ही छोड़ देते हैं। फिर उस जमीन पे जो झाड़ झंखाड़ या जो भी बांस, छोटे छोटे पौधे, जो कुछ भी खड़ा होता है, उसको हम गिराकर आग लगा देते हैं। आग इस तरीके से लगाई जाती है कि जो साइड में फसल अगर उगा रखी है तो उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर जब आग जलाने के बाद जो ऐश बन जाती है, हमारे सामने आती है राख, वो राख जो है उसी खेत में, वहीं पर उसी जमीन पर छोड़ दी जाती है। उससे क्या होता है कि मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ जाती है, तो मिट्टी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। इस तरीके से फिर उस पर दूसरी फसल बोई जाती है और उसको ज्यादा खुदाई नहीं करी जाती, मतलब प्रॉपर खुदाई नहीं होती, मोटा मोटा ऊपर से मिट्टी वो कर दी और उसके बाद उसमें फसल दूसरी लगा दी जाती है। तो ये कहलाती है हमारी जूम कल्टीवेशन यानी कि जूम की खेती। और ये कहाँ करी जाती है? मेघालय में। ठीक है, ये मेघालय में करी जाती है। और जो जूम कल्टीवेशन है यानी कि जूम की खेती, जूम की खेती में क्या होता है कि मेघालय के लोग आपस में लॉटरी खेली जाती है उनके बीच। तो उस लॉटरी में जिस परिवार के उस हिस्से जितनी भी जमीन आती है वो उतनी जमीन पर खेती करते हैं। और इसमें जो है एक प्रक्रिया है फिर विनोइंग यानी कि निष्पावन। ठीक है, निष्पावन वो प्रक्रिया है जिसमें हवा के जरिए कुछ जो हल्के अवयव होते हैं, हल्के कण होते हैं छोटे छोटे, उनको निकाला जाता है। आपने देखा होगा कि घर में भी हम अपने गेहूं चावल वगैरह कोई भी फैन वगैरह चला के उसके सामने यूं पटकते हैं तो वो नीचे गिरते हैं और कूड़ा अलग हो जाता है और अनाज एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। तो वो प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाएगी? हमारी विनोइंग। अब जो है थ्रेशिंग, थ्रेशिंग जो प्रक्रिया है, थ्रेशिंग में क्या होता है कि डंडे से पीट पीट कर फसल को अनाज निकाला जाता है। आपने देखा होगा खेतों में, अब तो आजकल मशीनें आ गई हैं बहुत सारी, वरना पहले खेतों में ऐसे डंडे मार मार के उनपे और तब अनाज अलग किया जाता था। फसल पे डंडे मार मार के जो डंडे से पीट कर फसल को अनाज को अलग करने की प्रक्रिया जो है, जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है? थ्रेशिंग। आज की क्लास हमारे यहीं तक। जो फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर जो टॉपिक थे हमारे, इसके अंदर हमने और बहुत सारी चीजें डिस्कस की, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब डिस्कस किया। हमने हाथी के बारे में पढ़ा कि जो हाथी है उसमें मादा हथिनी जो होती है वो हेड होती है। हाथी को जो है मड और मतलब कीचड़ और पानी में मजा आता है क्योंकि उनको ठंडक मिलती है। उनके जो वो होते हैं कान होते हैं, उनसे वो फ्लैप करते रहते हैं, उससे उनको ठंडी हवा मिलती है। तो
इस तरीके से हमने बहुत कुछ पढ़ा, ये आपके ईवीएस में हेल्प करेगा। और आप इसको अच्छे से दोबारा देख लीजिए, अगर समझ नहीं आया तो रिवाइज कीजिए बार बार, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ रेगुलर टच में रहूं और मैं आप अपना सिलेबस जो है वो समय पर खत्म कराऊं, और मैं आपको पूरे 30 आउट ऑफ 30 दिलवाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज तो बांटने से बढ़ती है। थैंक यू।